नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी मेरे भाई बहनों का, मित्रों का, परिवार लोगों का, सबका आरसी सिंह चैनल में ढेर सारी बधाइयाँ हों और बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। देखिए ये तो आपको क्लियर हो चुका है ना कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब अगर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है तो ये होता किस प्रकार है, लंबा होता है कि मोटा होता है कि पतला होता है, किस प्रकार का होता है, गोरा होता है कि काला होता है। अरे हम तो है ही काले, लेकिन इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का होता है। चलिए तो देखिए, वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, जो वैज्ञानिक थे जैसे आपके इरविन चारगाफ हो गए, मॉरिस हो गए और विल्किंस हो गए, ये विभिन्न स्रोतों से डीएनए प्राप्त किया और विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया है। तो इनके तथ्यों का गहन अध्ययन किया कौन, वाटसन और क्रिक ने। और सन 1962 में इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? 1962 में। ये इंपॉर्टेंट है। 1963 में 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। और 1962 में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला इस कार्य के लिए। ये क्लियर हो गया? इतनी जानकारी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले हम बनाएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए आखिर होता कैसे है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते बनाते कैसे हैं। बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डीएनए का मॉडल बन जाए किसी तरह। आइए देखते हैं। यहाँ ऐसे खींचिए, ये हो गया। अरे भाई एक पेन कहाँ चला गया? चलिए कोई बात नहीं, एक यहाँ पर ऐसे आप खींच दीजिए, दो खींचिए आप किसी तरह, ठीक है। 1 मिनट भाई, क्या हो गया इसको? चलिए देखते हैं बनता है। चलिए आइए, अब क्या करते हैं भैया, इसको ऐसे करते हैं। यहां से खींचते हैं और यहां से खींचते हैं, ठीक है। और आप यहां से भी खींच दीजिए। ये आपने खींच दिया और यहां से खींचिए, दो यहां हो गया। चलिए अब फिर आप यहां से करिए। ये हुआ। पर ध्यान से आप देखते रहिए कि हम आपको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हो गया और साथ में हो गया। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे कर दीजिए, बस इतना बहुत है यार। ये बन गया और ये बन गया, साथ में यहां ऐसे कर लीजिए। ये हो गया और बस इतना। अब आप इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ से कंबाइंड है, इनको आप मिटा दीजिए।
ये यहाँ से ये। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए है तो नहीं हमारे पास कुछ, लेकिन अब यहाँ से हम इस पर अपना दिमाग लगाएंगे। इतना तो हो गया। चल अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे ऐसे कर देंगे और यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे सिमिलरली। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ भी वही काम करेंगे। इधर भी वही काम करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी। बहुत गर्मी है यार। ये यहाँ भी वही करेंगे। ये आपका देखिए डीएनए मॉडल बन चुका है। ये बिल्कुल आपका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आप थोड़ी सी और इसमें बनाना है, बस थोड़ी सी इसमें और बनाना है, बस ध्यान दीजिएगा। कैसे आप बनाएंगे, क्या करेंगे आप देखिए खुद। इसको ऊपर से ले जाइए तो यहाँ पर आपको मिटाना पड़ेगा। ये अगर नीचे से जाएगा तो ये नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ये हो गया, नीचे से गया। अब ये फिर ऊपर से जाएगा, तो जब ऊपर से जाएगा तो यहाँ पर ये चीज नहीं दिखाएगा, सिर्फ यही दिखाएगा। ये तो ये बन गया आपका डीएनए का मॉडल। अब ध्यान दीजिए, ये आपका डीएनए का मॉडल है और साथ में यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पर होते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 जो तो सब ऐसे 5। बस जान रहे हैं न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार के होते हैं। अभी उनको भी बताएंगे आपको। ये लाइनों की संख्या कम ज्यादा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार। यहाँ भी आप कर सकते हैं ऐसे। क्या पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है? देखिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि बहुत ही मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने पर। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये रहा आपका डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। यानी एक श्रृंखला ये आपकी आई है, एक श्रृंखला ये गई है, ये और एक श्रृंखला ये है। यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ होता ना भाई, जो यहाँ से यहाँ तक है,
यानी यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होती है वो होता है इसका व्यास। क्या होता है? व्यास। तो इस व्यास की जो चौड़ाई होती है भैया क्या होता है? वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ध्यान रखिएगा कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं। भाई इसमें एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, थायमिन भी होगा, है ना। तो ये आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपके नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार कैसे जुड़े होते हैं आप उसको देखिए, फिर इसके बाद इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, देखने के पहले आप एक स्ट्रक्चर और देखिए। आपको पता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब जो एक सूत्र है, मैं एक सूत्र की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, ये दोनों आपस में जुड़ करके इस प्रकार बन गए हैं। तो एक सूत्र को पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरे सूत्र को दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में शर्करा होता है, फास्फेट्स होता है और आपका होता है नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो एक सूत्र में फास्फेट, शर्करा, कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, फास्फेट, शर्करा और आपका नाइट्रोजनी क्षार एक सूत्र में होता है। दूसरे सूत्र में भी यही चीज होता है। तो अब देखिए कैसे जुड़ते हैं, जरा देखिए आगे किस प्रकार ये जुड़ते हैं। आप आगे देखिए, आप थोड़ी सी बात देखिए बस। थोड़ी वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकती है, पर जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं क्षार। क्या बनाने जा रहे हैं? क्षार न्यूक्लियोटाइड, सॉरी। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है ये तो आपको पता है क्या क्या होता है। चलिए, एक न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं ये एक, और यहां से आपके जुड़े होंगे एडेनिन, ग्वानिन, कुछ भी जुड़े होंगे। अभी जोड़ते हैं। अभी दूसरा देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा मोटे स्केल से बनाना चाहता हूँ। मोटे स्केल से क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि मोटे स्केल से ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। ये शर्करा है, एक और शर्करा बनाओ। ये एक और शर्करा बनाओ। ये और शर्करा बनाओ। हो गया। चलिए और बना दे एक शर्करा। चलो बना देते हैं भाई। ये शर्करा हो गया। अब कुछ छोटा बड़ा हो सकता है, आप मैनेज करिए। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा भाई? यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कार्बन 1 होता है, ये कार्बन 2 होता है, ये कार्बन 3 होता है, ये कार्बन 4 होता है, और यहाँ पर होता है आगे आपका एक कार्बन 5, यहाँ पर होता है कार्बन 5। क्लियर? इतने तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए भाई। आपको जानते इसमें 5 कार्बन होते हैं, ये तो पता होगा ना आपको। तो 5 जब कार्बन है यहाँ पर, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं ना। आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 3, यहाँ कार्बन 4, यहाँ कार्बन 5। सभी में ऐसा ही है, सभी में ऐसा ही है। ठीक है, और इधर क्या होते हैं? एक से जुड़ते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो यहाँ नाइट्रोजनी क्षार हम लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर जुड़ा हुआ कुछ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर मान लो जुड़ा हुआ ए। क्या जुड़ा हुआ? ए। दूसरा यहाँ पर मान लो आपका टी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका जी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका सी जुड़ा हुआ है, यहाँ आपका ए जुड़ा हुआ है। ये हो गया।
ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन 5 है, ये 5वां कार्बन। यहाँ पर आपको कार्बन 5 है, यहाँ पर आपको कार्बन 5 है। ध्यान रखिएगा, जरूरी है ना इनको लिखना है। 5, यहाँ पर कार्बन 5, ये ठीक है। और यहाँ देखिए, और ये जो आपका है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ 1 2 3, यहाँ भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ भी आपके ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। क्या वीडियो दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। जी दिखाई दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा तिरछा हो गया पर आप उसको मैनेज करिए। चलिए यहाँ देखिए, दूसरा देखिए वीडियो, दूसरा देखिए, ये एक आपका कई नहीं, ये आपका क्या है, शर्करा। अब इसमें फास्फेट जुड़ेगा, भी जोड़ते हैं तो यहाँ पर फास्फेट जुड़ेगा 5वें कार्बन से, ठीक है। यहाँ पर फास्फेट यहाँ जुड़ेगा, एक तरफ 5 से जुड़ेगा और दूसरी शर्करा के 3 से जुड़ता है, अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन रही है, जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड हैं और कई न्यूक्लियोटाइड मिला करके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अर्थात एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? अपोजिट। तो ऐसे कर लीजिए आप। जी ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ भी शर्करा बनाओ। जी फिर बनाओ। फिर बनाइए आप, फटाफट बनाओ, देर ना करो। इन फिगर को बनाने में भैया बहुत थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेटिंग नहीं हो पाती अच्छे से। ये भी आपकी शर्करा बन गई। क्या बन गई? शर्करा। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओ रहेगा, ये ऊपर जो यहाँ पर ओ, 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 यहाँ पर ओ। यहाँ पर आपका मान लीजिए जुड़ गया आपका कोई नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार। ये क्लियर? अब देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी जोड़ के क्या जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो 5 कहाँ होगा? 5 इसके आगे होगा, और कहाँ होगा? 5 इसके आगे होगा, और कहाँ होगा भैया? 5 इसके आगे होगा, यहाँ, 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 यहाँ। क्लियर? चलिए लिख देते हैं इनका नाम। यहाँ 5 है, 5वां कार्बन। यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ये हो गया। अब फास्फेट समूह कहाँ जुड़ेगा भैया? फास्फेट समूह देखिए, यहाँ पर फास्फेट समूह है। अगर यहाँ पर हम फास्फेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम फास्फेट कर रहे हैं, यहाँ पर फास्फेट कर रहे हैं, यहाँ पर फास्फेट कर रहे हैं, यहाँ भी फास्फेट कर देते हैं। ये फास्फेट, ये फास्फेट, ये फास्फेट, ये फास्फेट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जैसे हमने जोड़ा तो फास्फेट एक तरफ कार्बन 5 से जुड़ता है, दूसरी तरफ कार्बन 3 से जुड़ता है। ये मतलब जो शर्करा है, ठीक है, एक तरफ शर्करा के 3 कार्बन से जुड़ता है, दूसरी तरफ शर्करा के 5 कार्बन से जुड़ता है। यहाँ पे देखिए, इस शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा, इस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा।
यहाँ भी देखिए इस शर्करा के तीसरे कार्बन से इस शर्करा के पांचवें कार्बन से, इस शर्करा के तीसरे कार्बन से इस शर्करा के पांचवें कार्बन से। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ भी हाल वही है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका फास्फोरस जुड़ रहा है एक तरफ के कार्बन 3 से दूसरी तरफ के कार्बन 5 से, तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं ये। तो यहां पर ये आपका फास्फोडाइएस्टर बंध है। यहां भी एक तरफ, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए एक तरफ 5 डैश, एक तरफ 5 से और एक तरफ 3 से, यही तो है, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3 दूरता चला जा रहा है। और फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा ये सभी न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। तो इसी को जब 5 से 3 डैश दिशा में जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं 5-3, अर्थात ये वाला सिरा 5 डैश है तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा 3 डैश, और इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं ये। अच्छे 5 डैश 3 डैश क्या होता है भाई, हम 5 से 3 क्यों नहीं लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हम ये 5 से 3 क्यों नहीं लिखते हैं, हम 5 डैश से 3 डैश क्यों लिखते हैं, है कोई जवाब? नहीं है तो आइए देखते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है एक सूत्र ये है और एक सूत्र ये, तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा है उसमें भी कार्बन है ना, कार्बन, बिल्कुल कार्बन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो शर्करा है उसमें भी कार्बन है, और जो आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन ये सब हैं, इनमें भी आपके क्या होंगे, कार्बन होंगे। क्योंकि आपको बताया गया था जो प्यूरिन होता है वो 2 रिंग वाला होता है, बताया गया था पिछले वाले वीडियो में, हमने बताया कि प्यूरिन और पिरिमिडिन कैसे होते हैं। अगर आप पिछले वाला वीडियो देखे हो तो उसमें हमने आपको बताया था, कहां पर है जगह, 1 मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो 2 रिंग वाला होता है। ये तो इसमें भी तो कार्बन है, जब प्यूरिन है तो उसमें 2 रिंग वाला कार्बन होता है, तो इसमें भी कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9। और जो पिरिमिडीन है वो 1 रिंग वाला होता है, जो पिरिमिडीन होता है वो 1 रिंग वाला होता है, ये ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम कार्बन का यूज करेंगे तो क्या पता वो कार्बन का हम प्यूरिन का बता रहे हैं कि पिरिमिडीन का बता रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा का बता रहे हैं। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा और पिरिमिडीन या प्यूरिन में उपस्थित कार्बन, डीऑक्सीराइबोस शर्करा का जो कार्बन है और पिरिमिडीन तथा प्यूरिन में उपस्थित जो कार्बन है, इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम 5 डैश 3 डैश 2 डैश 4 डैश का यूज करते हैं। अर्थात यहाँ जो डैश शब्द आया है वो सिर्फ कार्बन, सिर्फ शुगर यानी शर्करा का जो कार्बन है उसके लिए प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? जो शर्करा के अर्थात इसके जो कार्बन है उसके लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश प्रयोग करते हैं। अगर सिर्फ हम C डैश 5 लिखते हैं, अगर हम केवल C डैश 5 डैश 3 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि प्यूरिन का है क्या, पिरिमिडीन का है क्या, किसका है?
क्योंकि भाई प्यूरीन और पिरिमिडीन में भी तो कार्बन होगा, है ना। इसीलिए जो आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं उनमें जो उपस्थित कार्बन है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसमें जो कार्बन है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन इस न्यूक्लियोटाइड की शुगर में है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा में है, उनके कार्बनों को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से 5 डैश से 3 दिशा में चल रहा है भाई। एक तरफ फास्फोरस 5 डैश से जुड़ा है, दूसरी तरफ 3 डैश से जुड़ा है। अब यहाँ पर 1 2 3 नहीं हम यूज करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश यूज करेंगे। अब हमने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि जो शुगर है, न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसके कार्बन को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो फास्फेट है वो एक तरफ की शर्करा के किससे जुड़ा हुआ, देखिए 5 डैश से, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है 3 डैश से। हम लिख सकते हैं यहाँ पर डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। ये सब में कर देते हैं, डैश 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 डैश, यहाँ 4 है भैया, हाँ 4 ही तो है, डैश 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 डैश, यहाँ भी डैश 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 डैश, इधर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर डैश करो तो यहाँ पर डैश करो तो यहाँ पर डैश करो, जहाँ आवश्यकता वहाँ डैश कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस दिशा को जब कार्बन 5 डैश से 3 डैश दिशा में जब फास्फोरस शुगर के 5 डैश से 3 डैश दिशा में बंध बनाता हुआ जुड़ता है और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है तो उसको कहते हैं 5 डैश से 3 डैश। ठीक, तो यहां हम लिख देंगे 5 डैश से 3 डैश। ये तो क्लियर हो गया। इसी प्रकार इधर भी, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां भी ये यहां से जुड़ेगा ऐसे और फिर जुड़ेगा ऐसे, ये यहां भी वही हाल, यहां से जुड़ा ऐसे ऐसे, यहां भी वही जुड़ा, यहां जुड़ा और यहां जुड़ा, फिर यहां से जुड़ा और यहां जुड़ा, यहां जस्ट उल्टा होता है। तो अगर एक सूत्र में 5 डैश से 3 डैश दिशा में है तो दूसरे सूत्र में क्या होगा भैया, 3 डैश से 5 डैश। ये क्लियर हो गया। मजा आया? नहीं मजा आया तो कमेंट करिएगा, हम फिर वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो रही बात इनके स्ट्रक्चर की। अब आखिर ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं? तो देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर ए है, टी है, सी जी है, सी है, ए है, तो इसके सामने का जो भी शर्करा है उसमें जो कार्बन होगा, उसमें जो आपका नाइट्रोजनी क्षार होगा, तो ए के सामने हमेशा टी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? टी जुड़ेगा। टी के सामने ए जुड़ेगा, जी के सामने सी जुड़ेगा, सी के सामने जी जुड़ेगा, ए के सामने टी जुड़ेगा। ये अब ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ेंगे। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। तो यहां पर ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है, टी और ए के बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस प्रकार से आपका दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में सर्पिलाकार क्रम में जुड़ जाते हैं, क्लॉकवाइज। वाटसन और क्रिक ने जो भी मॉडल प्रस्तुत किया वो क्लॉकवाइज था। क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इसका व्यास होता है, क्या होता है व्यास, यानी यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई, वो चौड़ाई होती कितना होता है भैया? 20 एंगस्ट्रॉम होती। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। मैं यहाँ मिटा दूं, आप लिखते जाइएगा भैया जहां आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ 20 एंगस्ट्रॉम होती चौड़ाई इसकी, 20 एंगस्ट्रॉम।
क्लियर। और एक कुंडलन में मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ, ये एक कुंडलन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो एक कुंडलन होती है डीएनए का। या हम कह ले, क्या कह ले कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो एक कुंडलन होता है, ठीक है। तो एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षार के युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजनी क्षार के युग्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ज्यादा दिखा दिया है, लेकिन ध्यान रहे 10 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। चलो दिखाया दे ना 10 पूरे अच्छे से। एक तो हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये एक कुंडलन में, यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसके एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षार के युग्म होते हैं। युग्म का मतलब इसमें 10 तो इसमें 10, अर्थात इसमें 10 तो इसमें 10। जब नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाएंगे तो एक कुंडलन का निर्माण होता है। क्लियर। और सुनिए, यानी एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं। क्या होते हैं? युग्म होते हैं। ये दूसरा पॉइंट निकल आया, ठीक है। और एक जो कुंडलन की लंबाई है, भैया, उस कुंडलन की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगर यहां से यहां तक 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई है तो 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितना होती है? अर्थात इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 10 का भाग। अर्थात ये दूरी हो जाएगी भैया आपकी, ये दूरी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और सुनिए, तो डीएनए का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं ये आपस में हाइड्रोजन बांडों के द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात एक का एडेनोसिन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के थायमिन से डबल बांड से जुड़ता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ग्वानिन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये महत्वपूर्ण चीजें निकल करके वाटसन और क्रिक मॉडल ने बताया। और अब आपको हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर क्या नीचे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं। थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए दिखाई दे रहा है वीडियो? यस दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि अगर इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर A है, फिर T है, फिर T है, फिर G है, फिर C है, फिर आपका A है, फिर आपका T है, इस प्रकार है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सामने कौन, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने कौन कौन जुड़ेगा,
इसको आपको बताना है ना। तो ए के सामने क्या, अगर ये क्रम है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, तो दूसरे में क्या होगा, टी होगा, ए होगा, ए होगा, सी होगा, जी होगा, टी होगा, ए होगा। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम ये है, ए टी टी जी सी ए टी, ठीक है। तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम है वो हो जाएगा आपका टी ए ए सी जी टी ए। ये रहा आपका वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल, और 1953 में उन्होंने प्रस्तुत किया था, 1953 में 1953 में, और 1962 में उनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये रहा आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये वाला आपको नीचे समझ में नहीं आया, मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। मैं ये कह रहा था कि अगर इधर, मैं इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ए है, फिर टी है, फिर टी है, फिर जी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर टी है, तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो क्रम होगा नाइट्रोजनी क्षारों का, अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारों क्रम ये है ए टी टी जी सी ए टी, तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम क्या होगा, ये होगा। ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी और टी के सामने ए। ये है हम आपको बताना चाह रहे थे। ओके, थैंक्स।